1 से 15 जनवरी 2025 तक की खबरों को हम लोग तेजी से देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सीधे ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। खो खो विश्व कप 2025 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच खो खो विश्व कप का पहला संस्करण हो रहा है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इसका शुभंकर तेजस और तारा है। इसमें 20 देश के पुरुष खिलाड़ी और 19 देश की महिला टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में यह आयोजन हो रहा है। जोरान मिलनोविक क्रोएशिया के राष्ट्रपति ये दूसरी बार चुने गए हैं। क्रोएशिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जाग्रेब है। देखिए, मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा क्योंकि आपको मैंने डेली करंट अफेयर्स में ये सब कुछ कराया हुआ है। आज चूंकि 15 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ आपको दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीके से इसको हम करेंगे। ओके। जेड मोड़ सुरंग या सोनमर्ग सुरंग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी 2025 को कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया। 6.5 किलोमीटर लंबी, समुद्र तल से 8,652 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। गगनगीर को सोनमर्ग से ये जोड़ती है। केंद्र सरकार की भारत चीन सीमा सड़क पहल का हिस्सा है। श्रीनगर और लद्दाख के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित करने के लिए इस सुरंग का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव द्वारा 12 जनवरी 2025 को भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया और ये मिशन 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य के लिए चलाया गया है। इसके साथ ही वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक में स्वामी विवेकानंद को दर्शाती विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का भी उद्घाटन किया। ये 18,000 वर्ग फुट की कलाकृति को प्रसिद्ध रंगोली कलाकार शिखा शर्मा जोशी द्वारा बनाया गया है। ओके। रूस ने हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए छठे और अंतिम रिएक्टर को एक विशेष जहाज द्वारा भारत भेजा है। रूस की रोसाटॉम कंपनी जो कि इस संयंत्र के लिए निर्माण करता है, उसने ये कार्य किया है। आपको बता दें, 1988 में भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच 6,000 मेगावाट क्षमता के लिए कुडनकुलम, तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर हेतु समझौता हुआ था। इसमें एक 1,000 मेगावाट की 6 इकाइयां हैं और भारत में एक स्थान पर यह सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो कि 6,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, जिसकी वर्तमान में भारत में 24 परमाणु रिएक्टर हैं। ओके। BMCRI बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इसको चयनित किया है। इसमें बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी यानी कवक और पैरासिटोलॉजी यानी उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए जिम्मेदार जो परजीवी होते हैं, उनका अध्ययन इस इंस्टीट्यूट में किया जाएगा, BMCRI में। सर्बानंद सोनोवाल ये केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने 11 जनवरी 2025 को असम के काजीरंगा में राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली यानी NRT एंड NS का शुभारंभ किया और ये शुभारंभ राष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य हेतु किया गया है। भारत अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि एवं समुद्री उत्पादों से $100 बिलियन के निर्यात करेगा, ऐसा लक्ष्य वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इंडस फूड 2025 के दौरान घोषणा उनके द्वारा की गई कि भारत को ये लक्ष्य हासिल करना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 14 से 15% वार्षिक विकास दर की भी आवश्यकता होगी, ऐसा पीयूष गोयल ने अपने भाषण में बताया। ओके। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस एक संस्था है, इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। पृथ्वी ने 2024 में पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार किया। 2024 में वैश्विक तापमान 15.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 22 जुलाई 2024 ये 2024 का सबसे गर्म दिन रहा। 17.16 डिग्री सेंटीग्रेड वैश्विक तापमान इस दिन दर्ज किया गया।
वहीं समुद्री सतह का भी तापमान सबसे उच्च वार्षिक औसत पर रहा और ये 20.87 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ओके। तेलंगाना, यहाँ पर राज्य की इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना को सौर ऊर्जा पीएम कुसुम योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। ये जो सौर ऊर्जा उत्पादन योजना है तेलंगाना की, इसको प्रधानमंत्री कुसुम योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की बात करें तो इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान है। मार्च 2019 में इसको शुरू किया गया था। किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अधिकतम 2 मेगावाट तक के क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र किसान अपने खेतों में लगा सकते हैं। ओके। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी इनको चुना गया है। HMPV काफी चर्चा में रहा। मानव मेटा न्यूमो वायरस इसका नाम है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 माह की बच्ची में वायरस पाए जाने से यह चर्चा में रहा। न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित एक श्वसन वायरस है। संक्रामक श्वसन कणों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह संचारित होता है। बहुत भयंकर वायरस नहीं है, सर्दियों में फैलता है। नॉर्मल से जुकाम इसका प्रमुख लक्षण है। नॉर्मल से जुकाम होता है और धीरे धीरे अपने आप ये सही हो जाता है। पहली बार 2001 में नीदरलैंड में इसकी पहचान की गई थी। श्रीलंका ने विश्व हिंदी दिवस यानी 10 जनवरी के अवसर पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र के सहयोग से इस कोर्स को शुरू किया गया है। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ये एक अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर से इसको हरी झंडी दिखाई गई। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, विदेश मंत्रालय और IRCTC के सहयोग से इस ट्रेन को चलाया जाएगा। भारतीय मूल के लोगों को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से जोड़ना इस ट्रेन को चलाने का मुख्य उद्देश्य है। 45 से 65 वर्ष के भारतीय मूल के व्यक्ति ही इससे यात्रा कर सकते हैं। सभी का खर्च भारत सरकार अपने द्वारा ही वहन करेगी, यानी किसी को कोई पैसा नहीं देना है, पूरा खर्च भारत सरकार करने वाली है। और इसमें जिन जिन गंतव्यों पर ये ट्रेन जाएगी उसमें दिल्ली, अयोध्या, पटना, गया, वाराणसी, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, मदुरै, कोच्चि, गोवा, एकता नगर जो कि गुजरात में है जहां पर स्टेचू ऑफ यूनिटी है, अजमेर, पुष्कर और आगरा की यात्रा इसमें शामिल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेनले एंड पार्टनर्स फर्म जो कि यूके की एक संस्था है इसके द्वारा जारी किया गया। 199 देशों के पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य इसमें शामिल हैं। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर को माना गया है। सिंगापुर के लोग 195 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जापान का पासपोर्ट है। 193 देशों की वीजा मुक्त यात्रा करने का ये अधिकार देता है। सबसे खराब पोस्ट पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, सबसे अंतिम स्थान पर है। भारत का स्थान 85वां है। 2024 में भारत को 80वां स्थान मिला था। 57 देशों की वीजा मुक्त यात्रा भारतीय कर सकते हैं और भारत के साथ इस 85वें स्थान पर इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर भी है, यानी भारत नाइजर और इक्वेटोरियल गिनी के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर कायम है। ओके। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 जनवरी 2025 को जारी की गई। इसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 2025 में 6.6% और 2026 में 6.7% लगाया गया है। वहीं विश्व अर्थव्यवस्था वृद्धि दर का अनुमान 2025 में 2.8% लगाया गया है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि मजबूत हुई है और दक्षिण एशिया में जो आर्थिक वृद्धि होगी वो 2025 में 5.7% की दर से होगी और 2026 में 6% की दर से होगी। ऐसा संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है अपनी इस रिपोर्ट में। ओके। जनरल जोसेफ ऑन ये लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। पिछले 2 साल से लेबनान में राष्ट्रपति पद रिक्त था और अब जाकर जनरल जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। एक पश्चिम एशियाई देश है जिसकी राजधानी बेरूत है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत द्वारा बीमा सखी योजना का हाल ही में शुभारंभ किया गया। महिलाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें LIC एजेंट बनने के अवसर के लिए इस योजना को गोवा में शुरू किया गया है, बीमा सखी योजना।
मध्य प्रदेश ने भी एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पार्थ योजना। इसमें क्या होगा, इसमें राज्य के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षित किया जाएगा, पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा पार्थ योजना में। कहाँ की योजना है? मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश का दौरा किया। वहां पर उन्होंने 4 बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, बहुत महत्वपूर्ण है। विशाखापट्टनम के पुदीमदका में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी और ये परियोजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत बनाई जा रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसका निर्माण कर रहा है, इसके द्वारा स्थापित हो रही है। प्रतिदिन 1500 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य इससे रखा गया है। 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य भी इस परियोजना से रखा गया है। ओके, तो ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहला काम था। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? अनकापल्ली जिले में भारत के तीसरे बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के बाद अब आंध्र प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है जहां पर बल्क ड्रग पार्क है। इसके अलावा क्रिस सिटी की आधारशिला रखी, क्रिस यानी कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखी गई है तिरुपति जिले में। और अंतिम में विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय की आधारशिला रखी है जो कि भारत का 18वां रेलवे जोन होगा। ओके। अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी हैं, अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 का खिताब इन्होंने जीता है जिसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। इंडस फूड 2025 8वां संस्करण है, पहला 2017 में हुआ था। 8 जनवरी 2025 को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया गया। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसी के अंतर्गत भारत में पहली बार विश्व शेफ एशिया प्रेसिडेंट फोरम 2025 का आयोजन हुआ और विश्व जैव सुरक्षा और मानक सम्मेलन 2025 का भी आयोजन इसी के अंतर्गत किया गया। ओके। तुहिन कांता पांडे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव नियुक्त हुए हैं, साथ ही ये भारत के नए वित्त सचिव भी बने हैं, तुहिन कांता पांडे। ओके। वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एस सोमनाथ का ये स्थान लेंगे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी ये नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें, जो इसरो का अध्यक्ष होता है वही अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी होता है, इसीलिए दोनों पद वी नारायणन को मिला है। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये अपने रॉकेट का प्रक्षेपण करता है। इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय एथलेटिक महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत पोल ये क्या है? क्राइम करके दूसरे देश में भागने वालों को पकड़ने के लिए एक पोर्टल है जिसको सीबीआई द्वारा विकसित किया गया। इसको हाल ही में अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, 7 जनवरी को उनके द्वारा नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इसमें इंटरपोल द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी। इंटरपोल जो कि 1923 में स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रिया में इसकी स्थापना हुई थी, ऑस्ट्रिया के वियना में। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में स्थित है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहते हैं। ओके। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ 2024-25 के लिए इसने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। 2023-24 के 8.2% से ये कम है, यानी पिछले वर्ष से इस बार भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर होगी वो कम होगी। कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है। 2023-24 में 1.4% थी, यानी कृषि क्षेत्र में वृद्धि ज्यादा होगी। निर्माण क्षेत्र में 8.6% और वित्तीय सेवा में 7.3% की वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने अपनी इस रिपोर्ट में लगाया है। इंडोनेशिया ये ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है। ब्राजील जो कि 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, उसके द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की गई। ब्रिक्स की बात करें तो 2006 में स्थापित हुआ था, तब इसका नाम ब्रिक था। उस समय साउथ अफ्रीका नहीं सदस्य बना था। 2010 में साउथ अफ्रीका जब सदस्य बना तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। फिर 2024 में मिस्र, यूएई, ईरान और इथोपिया सदस्य बने और अब 2025 में इंडोनेशिया सदस्य बना है जो कि 10वां सदस्य है। कहीं कहीं आपको 11वां भी मिलेगा, लेकिन ये सही मायनों में 10वां है क्योंकि एक सदस्य सऊदी अरब है जिसने अब तक ब्रिक्स की सदस्यता नहीं ली है। तो जब तक वो सदस्य नहीं हो जाता उसको हम सदस्य नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए अभी तक 9 ही देश सदस्य थे और अब ये 10वां सदस्य बना है इंडोनेशिया,
जो कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है। ओके। मिजोरम के आइजोल में भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी बॉय का जन्म हुआ है, जिसका नाम रखा गया है फ्रेंकी रेमरू आर्टडिका जादेंग। इसका जन्म 1 जनवरी 2025 की रात 12:03 पर हुआ। जनरेशन बीटा क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के मार्क मैकिंडल द्वारा प्रतिपादित एक अवधारणा है। इसके अनुसार 2025 से 2039 के बीच जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो जनरेशन बीटा वाले बच्चे कहे जाएंगे। इसकी विशेषता क्या रहेगी जनरेशन बीटा की? इस समय के बच्चे, इस काल के बच्चे तकनीकी रूप से अधिक दक्ष होंगे, क्योंकि एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उनका लाभ मिलेगा उनको। स्वास्थ्य और चिकित्सा भी बेहतर होगी और अनुकूलनशीलता भी बेहतर होगी। इससे पहले इन्होंने 2010 से 2024 के काल को जनरेशन अल्फा कहा था। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम यानी आरआरटीएस कॉरिडोर के 13 किलोमीटर खंड का उद्घाटन इन्होंने 5 जनवरी 2025 को किया। आपको बता दें, ये खंड मेरठ के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर को जोड़ता है, जो कि 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का हिस्सा है। ओके। राजगोपाल चिदम्बरम, इनका हाल ही में निधन हुआ। भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। 1974 में जो परमाणु के लिए इस्माइल बुद्धा परीक्षण हुआ था, उसकी टीम का ये हिस्सा थे। 1998 में ऑपरेशन शक्ति भी इन्होंने ही करवाया था। 2002 से 2018 तक भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से इनको नवाजा गया था। तेजस्विनी, ये क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल है। आपको बता दें, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है, जो कि पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। सिक्किम में भारत के पहले जैविक मछली पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है सोरेंग जिले में। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, लिबरल पार्टी से संबंधित थे। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया और इस्तीफे के पीछे की वजह घटता जनसमर्थन और पार्टी के आंतरिक मतभेद को माना गया है। भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। क्लाउड एसईके की थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। 2024 में भारत के 95 संस्थाओं पर साइबर हमले हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वित्त और बैंकिंग क्षेत्र में कुल 20 हमले, सरकार पर 13 शिकार हुए हैं और दूरसंचार पर 12 हुए हैं। तो इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, जहां पर 140 साइबर हमले हुए हैं, और तीसरे स्थान पर इजराइल है, जहां पर 57 साइबर हमले हुए हैं। ओके। लियोनल मेसी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। इनको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया है, और ये पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले एक महिला फुटबॉल खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिला है, मेगन रोपिनो 2022 में इससे सम्मानित हो चुकी हैं, लेकिन ये पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। ओके। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा का भुवनेश्वर। 8 से 10 जनवरी 2025 तक ये हुआ। इसमें देखिए 2 प्रोग्राम होता है। 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, जिसको विदेश मंत्रालय, केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय और उड़ीसा सरकार द्वारा संयोजित किया गया, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के द्वारा। मुख्य अतिथि कौन थे? युवा प्रवासी भारतीय दिवस के डॉक्टर देव प्रगट थे, जो कि अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के सीईओ हैं, और प्रवासी भारतीय दिवस के क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थे, जो कि त्रिनाड टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जबकि समापन द्रौपदी मुर्मू ने किया। विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। जापान को इसने पीछे छोड़ दिया है। भारत में 1000 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क है। पहली मेट्रो भारत की 1984 में कोलकाता में चली थी। वर्तमान में 11 राज्य के 23 शहरों में मेट्रो रेल सेवा चालू है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 15वें एयर इंडिया शो का मेजबान कौन होगा? कर्नाटक का बेंगलुरु। 10 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन यलहंका में इसका आयोजन होगा। विषय क्या रखा गया है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसका आयोजक रक्षा मंत्रालय, रक्षा प्रदर्शनी संगठन और रक्षा उत्पादन विभाग होगा। ओके। सराई परांजपे निर्देशक और लेखिका हैं। इनको पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको यह सम्मान दिया गया है। ओके।
ONOS योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया। केंद्र सरकार की योजना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी यूजीसी के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है। उद्देश्य क्या है? भारतीय छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। इसके तहत 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं तक पहुंच संभव कराई जाएगी। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में रहने वाले छात्रों को मुख्य रूप से इसका लाभ मिलेगा। 2025 से 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया गया है। 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता इससे लाभार्थी होंगे, कुल 6300 सरकारी संस्थानों के। ओके। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 18वां संस्करण 29 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 के बीच नेपाल के सालझांडी में शुरू हुआ है। स्वार प्लेटफॉर्म, इसका फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, गुजरात सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भाषणी टीम के सहयोग से विकसित किया गया है। गुजरात के नागरिकों की भाषा बाधा को दूर करके शिकायत निवारण प्रणाली बेहतर बनाना और सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाना इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है। सचिन तेंदुलकर, भारत के महान क्रिकेटर, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब द्वारा इनको मानद सदस्यता हाल ही में प्रदान की गई। लद्दाख का पैगांग त्सो, यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये प्रतिमा फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा स्थापित की गई है। वितुल कुमार सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। इन्होंने अनीस दयाल सिंह का स्थान लिया है। आइसेक वेल एके टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जिसकी राजधानी नुकुआलोफा है और मुद्रा इसकी पांगा है। ओके। नई दिल्ली में 4 से 9 जनवरी 2025 तक ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आयोजक वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और नाबार्ड बैंक था। विषय विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना था और इसका आदर्श वाक्य था, गांव बढ़े तो देश बढ़े। भारत भूकंप प्रभावित वानुयतु को $5 लाख की सहायता का भारत ने ऐलान किया है। वानुयतु में हाल ही में बहुत भीषण भूकंप आया था। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप समूह है जिसकी राजधानी पोर्ट विला है और इसके पीएम चार्लोट साल्वाई है। जम्मू ये भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन बनेगा, उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अधीन है। आपको बता दें भारत में 17 रेलवे जोन है। 18वां जो है वो दक्षिण तट रेलवे, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रख दी है। अभी वो तैयार नहीं हुआ, जब तैयार हो जाएगा तब वो 18वां होगा। ओके। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 5 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। केरल के विश्वनाथ अरलेकर, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला जो कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव भी हैं, मिजोरम के जनरल बीके सिंह रिटायर्ड जनरल हैं, उड़ीसा के हरिबाबू कंबमपति को नया राज्यपाल बनाया गया है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसकी आधारशिला रखी गई। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित 90 मेगावाट की परियोजना है। इसके अलावा 1100 से अधिक अटल ग्राम सुशासन भवनों का भी भूमि पूजन पीएम मोदी ने किया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है केन बेतवा परियोजना, जिसके बारे में जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 30 नदियों को आपस में जोड़ने वाली ये पहली परियोजना होगी। 44,650 करोड़ की लागत 605 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 90:10 होगा। 2 चरणों में विकास होगा। पहले चरण में दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर होगा। दूसरे चरण में लोअर उर्र बांध, जो कि बेतवा की उर्र नदी पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी और अशोकनगर सीमा के बीच में किया जाएगा। और कोठा बैराज का निर्माण मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर। इसके अलावा सागर जिले में 4 बांधों का निर्माण भी दूसरे चरण में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले इस योजना के मुख्य लाभार्थी होंगे। इनको सिंचाई और पेयजल सुविधा का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन सीएम मोहन यादव द्वारा किया गया। 3 से 6 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। इसमें 10 से 17 वर्ष आयु के बच्चे भाग लेते हैं। इसका विषय क्या था? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने हेतु गठित 16 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। आपको बता दें थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अभी 2011-12 है। इसको संशोधित करके 2022-23 किया जाना है। WPI यानी थोक जो
थोक मूल्य सूचकांक है, ये एक मुद्रास्फीति सूचकांक है, वस्तुओं के औसत थोक मूल्य को यह दर्शाता है। इसमें केवल सामान शामिल होते हैं, सेवा को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तमिलनाडु में समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन किया गया। 77 मीटर लंबा पुल ये कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है, 78वां संस्करण इसका हाल ही में आयोजित किया गया, जिसका विजेता पश्चिम बंगाल बना। केरल को हरा के उन्होंने एक खिताब जीता। पश्चिम बंगाल की 33वीं संतोष ट्रॉफी थी। भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। यूआईडीएआई ये 2009 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आधार नामक विशिष्ट पहचान इसी के द्वारा जारी किया जाता है। रोमानिया और बुल्गारिया ये दो यूरोपीय देश हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बने हैं। शेंगेन क्षेत्र की स्थापना 1985 में की गई थी। जो शेंगेन क्षेत्र का सदस्य रहता है उसके नागरिक दस्तावेज मुक्त यात्रा का अधिकार पाते हैं। ओके, ईयू के 27 में से 25 सदस्य इस शेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं। सिर्फ आयरलैंड और साइप्रस इसमें शामिल नहीं है। कुल 29 देश शामिल हैं, जो 25 यूरोपीय संघ के और 4 अन्य हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से हिजाब पर इसने प्रतिबंध लगाया है, जिसकी घोषणा इसने 2024 में ही कर दी थी। ओके, तो ये थे आपके 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के जो करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरें थी, उसका एक कंप्लीट वीडियो। इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करिए और डेली जो करंट अफेयर्स है वो आपको ऐसे ही रेगुलरली जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा। इसके बाद 30 जनवरी के लास्ट में 31 जनवरी को हम लोग पूरा 1 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स एक साथ ही देख लेंगे। ओके, नमस्कार।